नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेरा वीडियो नंबर 2 होगा। ओवरऑल देखा जाए तो जीएस और जीके में ये वीडियो नंबर जो मेरा होगा आज वीडियो नंबर 7 होगा। इससे पहले 10 या 11 पेज तक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का था वो करा चुके थे। आज इससे आगे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो चट्टानें और ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, जितना जो भी है सारा का सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। कहता है कि चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। तो चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टान का वर्गीकरण क्या है? तो इसमें 3 प्रकार का चट्टान होता है। तो कौन सा? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। तो चट्टान का कितना वर्ग हो गया? तो 3 वर्ग में मुख्यतः चट्टानों को बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। इसमें इसका सबका नाम इंग्लिश में भी कभी कभी दे देता है। तो आइग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। तो इसका तीनों का इंग्लिश नाम भी याद होना जरूरी होता है। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होता है? जीवाश्म, जिसमें बताए थे ना आज कि जीवाश्म रहित किस में पढ़ा रहे थे? बायोलॉजी में बता रहे थे जीवाश्म के बारे में। कह रहा है कि जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? जीवाश्म यानी कि जीवों का जिसमें अंश नहीं होता है, तो वो कौन सी चट्टानें होती है? तो आग्नेय चट्टानें जो होती है, इसमें क्या होता है कि जीवों का जो अंश होता है वो नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ये किस चट्टानों के क्षरण से हुआ है? तो आग्नेय जो चट्टान होता है, आग्नेयस रॉक्स जो है, इसी के चट्टान के क्षरण से किसका हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कौन सा? काली मिट्टी। और सर्वाधिक भारत में कहाँ पाया जाता है ये? तो महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन बनता है। कहता है संपूर्ण क्रस्ट के, यानी कि क्रस्ट कह रहा है तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत, मतलब कि क्रस्ट जो होता है ना, भूप्रपटी, तो ये क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तृत है? मतलब कि अवसादी चट्टान जो है पृथ्वी के क्रस्ट के, क्रस्ट का कह रहा है यहाँ, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो 75% भाग पर क्या है? 75% भाग पर है जो ये अवसादी चट्टानें हैं। अब आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित जो शैलें होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरित होकर के किस शैल में ये रूपांतरित हो जाती है? तो ग्रेनाइट जो होता है, ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये जो होता है किसका उदाहरण होता है? तो ये आग्नेय चट्टान का है। और इसका रूपांतरण किस में हो गया था? ग्रेनाइट का जो हो गया है ये नीस में हो जाता है। बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट में हो जाता है। और बेसाल्ट का जो होता है ये सिस्ट में भी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा हो गया? तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है। और ये जो रूपांतरित, यानी कि इसके रूप में भी रूपांतरित, यानी कि इसके रूप में भी अंतर होने के बाद ये क्या बन जाता है? तो ग्रेनाइट जो होता है ये नीस में बन जाता है। ये सैल ही होता है, एक प्रकार का चट्टान होता है, थोड़ा ये मुलायम हो जाता है। तो ग्रेनाइट नीस में बन जाता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में हो जाता है, और बेसाल्ट जो होता है ये सिस्ट में बदल जाता है। और अवसादी चट्टानें, जिसमें अवसादी में क्या होता है कि जीवों का जो अंश होता है ये अवसादी चट्टानें में ही देखने को मिलता है। तो अवसादी चट्टान जो होता है ये सेल जो होता है ये स्लेट में बन जाता है। सेल किस में? तो सेल स्लेट में हो गया। चूना पत्थर, जिसको लाइम स्टोन, तो इसका कभी डायरेक्ट उदाहरण से भी पूछ देता है कि बताइए किस चट्टान का उदाहरण है? तो सेल हो गया, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, कांग्लोमेरेट, बिटुमिनस कोयला। तो कोयला किससे होता है? तो पेड़ पौधा का जो धरती में जो नीचे जो दब जाता है, तो इसी से ना कोयला होता है। जो लाखों वर्षों, अरबों वर्ष के बाद ये सब क्या होता है? तो कोयला के रूप में हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जीवों का अंश होता है। तो जिसमें जीवों का अंश हो गया, पेड़ पौधा का हो या जंतु का हो या जानवर का हो, किसी भी चीज़ का जो अंश हो जाता है तो वो अवसादी चट्टान का रूप हो जाता है। तो सैल हो गया, चूना पत्थर या डोलोमाइट, बालूका पत्थर, कांग्लोमरेट, बिटुमिनस कोयला, ये सब जो होता है किसका उदाहरण हो गया? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बनता ही है। तो सेल हो गया, सेल का रूपांतरण हो गया स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में हो जाता है, बालूका पत्थर क्वार्टजाइट में हो जाता है, कांग्लोमरेट का भी रूपांतरित जो रूप हो जाता है क्वार्टजाइट होता है, और बिटुमिनस कोयला
ये लंबे और अरबों वर्ष के बाद इसके रूप में जब अंतर होता है, ये रूपांतरित जब होता है तो ये क्या बनता है, तो ग्रेफाइट और हीरा जो बनता है ये कोयला का ही रूपांतरित रूप होता है। किस कोयला का, तो बिटुमिनस कोयला का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये बनता है। और उसके बाद में कहता है कि रूपांतरित चट्टान, मतलब कि जो खुद रूपांतरित है, तो रूपांतरित में हम किसको देखे हैं, सब तो रूपांतरित में ही आ रहा है। सेलेट जो आया था, नीस आया था, एम्फीबोलाइट, गैब्रो, ये सब रूपांतरित चट्टान ही है। तो ये रूपांतरित चट्टान का पुनः जो रूपांतरण होता है ये किस में होता है, तो ये कहता है कि सेलेट का जो होता है ये फाइलाइट में हो जाता है। किस में होता है, तो सेलेट जो हो गया ये फाइलाइट में हो गया, फाइलाइट जो होता है ये सिस्ट में हो जाता है, और गैब्रो जो हो जाता है ये सर्पेंटाइल में हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, सेलेट और गैब्रो ये दो इंपॉर्टेंट है। गैब्रो का किस में हो जाता है, तो सर्पेंटाइन में हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेलेट का जो होता है ये फाइलाइट में हो जाता है। ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है ये आग्नेय तथा अवसादी दोनों प्रकार के चट्टानों से होती है। कहता है कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है, तो संगमरमर किसका बताया था, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के कह रहा है कि निर्माण में किसका योगदान होता है, तो चट्टानों के निर्माण में जो भूप्रपट्टी पर जो सर्वाधिक ये किसका है, तो ऑक्सीजन है। बताया था ना, इसके लिए एक ट्रिक बताया था, ओ सियाल फेंका, मतलब कि ओ से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और ए से एल्युमिनियम, फेंका से फेरस ऑक्साइड, फेंका, सी से कैल्शियम। ठीक है। नाक में मतलब कि एन से सोडियम हो जाता है, कॉज के से पोटेशियम हो जाता है, एम में मतलब कि Mg मतलब मैग्नीशियम। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पीछे ज्योग्राफी या कुछ पढ़ा था तो उसमें बताए हुए थे। तो चट्टानों के निर्माण में इन 8 तत्वों का ही योगदान होता है। तो इसमें कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर लोहा हो गया, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका कभी कभी परसेंटेज भी पूछ दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का 46.8% है, सिलिकॉन का 27.72%, एल्युमिनियम का 8.13%, लोहा क्या होता है तो 5 हो जाता है, कैल्शियम का 3.63, सोडियम का 2.83, पोटेशियम का 2.59, मैग्नीशियम का 2.09 हो जाता है। तब परसेंटेज कभी कभी पूछा जाता है, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद होगा तो जरूर, इसकी मतलब कोई बात नहीं है। कहता है आग्नेय और अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। ये तो देख ही लिए हैं कि आग्नेय और अवसादी चट्टान का ही मतलब कि इसके स्वरूप में बदल गया तो ये क्या हो गया, रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहता है कि सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है, तो सर्वाधिक जो कठोर चट्टान होता है कौन सा है, तो रूपांतरित जो चट्टान होता है ये, क्योंकि लंबे समय तक बाद मतलब कि इसमें सबका रूप बदलने के, आग्नेय और अवसादी चट्टान के ही मतलब कि लंबे वर्षों तक रूप जो बदलता है। तो देखे है ना कि यही ना बन गया था मेरा हीरा, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्या यही ना होता है, हीरा हो गया। तो इसी का ना, तो हीरा रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। तो ऐसे भी मतलब कि सोच सकते हैं कि सबसे कठोर चट्टान कौन सा हो गया, तो रूपांतरित चट्टान हो जाएगा मेरा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो मैग्मा बोलते हैं। जब ये बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोला जाता है। जब अंदर है तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं, लावा के ठोस होने से निर्मित भाग को क्या कहते हैं, तो ये मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, तो प्लूटोनिक चट्टानें जो होते हैं कि इस चट्टान को ठोस होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित जो चट्टान बनता है उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है। कहता है कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन जो है H2 आदि गैस इससे निकलती है। तो सब थोड़ा थोड़ा में निकलता है, लेकिन जलवाष्प 80 से 90% जो होता है ये जलवाष्प गैस ही निकलती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। थोड़ा फास्ट में पढ़ाएंगे, अब बहुत ज़्यादा कवर करना है, ज़्यादा समझाने लगेंगे तो फिर। कहता है कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, तो कहता है कि 3 प्रकार होता है। एक क्या होता है, तो एक्टिव होता है, एक डोरमेंट होता है, और एक जो होता है एक्सटिंक्ट, यानी कि मृत ज्वालामुखी होता है। सक्रिय जो एक्टिव है
ठीक है, जिससे मतलब कि आग निकला। सुषुप्त है जो इससे कभी भी विस्फोट हो सकता है। और मृत है जो मतलब कि इसका जो क्रेटर है मुख पर पानी जम चुका है, पानी भर चुका है, इससे कभी मतलब कि विस्फोट नहीं होगा। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकता है, इसको डोरमेंट कहा जाता है, यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, गैस तथा जलवाष्प पे। अभी देखे थे, इसमें 60 से 90% तक क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा होती है। अन्य गैसें में नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड है, और इसमें धूल और राख के और विखंडित पदार्थ होता है। चट्टानी जो जिसको बड़े चट्टानों को टफ कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है। मटर के दाने को लैपिली कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लैपिली क्या होता है, तो ज्वालामुखी से जो निकलता है इसमें मटर के दाने के आकार का जो टुकड़ा होता है उसको लैपिली कहा जाता है। और कुछ इंच से लेकर के कई वर्ग तक के जो व्यास वाले जो चट्टानी के जो होते हैं अपेक्षाकृत जो बड़े आकार के होते हैं उसे ब्रेशिया कहा जाता है। आदि बाहर धरातल पर क्या होता है, ये निकलते हैं। लावा क्या होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को, अभी बताया है ना कि तरल भूगर्भ में जब अंदर रहेगा तो मैग्मा, और यहीं जब बाहर निकल करके ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, तो लावा होता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने से ही किस चट्टान का निर्माण होता है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कहता है किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो सिलिका की मात्रा जो होता है अम्लीय मृदा लावा में जो होता है सर्वाधिक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित जो सुषुप्त किस मतलब कि नारकोंडम मतलब कि द्वीप पर कैसा ज्वालामुखी है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है, तो ये शांत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। यहाँ देखो, यहाँ फिगर थोड़ा दिया हुआ है, ज्वालामुखी ये सब मतलब कि दिया हुआ है। तो सील है, बैथोलिथ, ये सब यूज होता है। तो ये सब बैथोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, डाइक हो गया, लेपोलिथ। लेपोलिथ ये देखो, यहाँ देखो तस्तरी नुमा, लेपोलिथ में देखो तस्तरी नुमा आकार का है ये। सील हो गया मतलब, और डाइक जो होता है लंबवत दरारों में जो होता है जो जम जाता है उसको डाइक बोला जाता है। बैथोलिथ मतलब कि गुंबद आकार, गुंबद के आकार का बड़ा है तो इसको बैथोलिथ कहा जाता है। ये सब ज्वालामुखी है जो धरती से बाहर निकलता है, तो लंबवत आकार में जो होता है इसको बैथोलिथ कहा जाता है। फेकोलिथ देखो फैकोलिथ है, तो इसमें लहरदार आकार का होगा। फैकोलिथ बना है ना, लहरदार आकार का जो हो गया ये फैकोलिथ है। लैकोलिथ हो जाता है, ये मतलब कि ऊपर की तरफ ये निकलने लगता है, तो ये ऊपर की तरफ धक्का दे करके निकलना, बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो लैकोलिथ हो गया ये सब। ठीक है, इसमें आगे कहीं दिया ही होगा ये सब के बारे में। कहता है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव क्या होता है, यानी कि सक्रिय। तो कील जो होता है, कील क्या होता है, तो कीलायु। तो कील जो होता है कहीं फेंक दो, वो आज से मतलब कील जो होता है कहीं फेंका गया, पुराना हो जाए नया हो जाए, उस पर किसी का पैर पड़ने पर क्या होता है, तो चुभ जाता है, तो वो एक्टिव ही रहता है। तो इसमें कीलायु हो जाता है। जितना पुराना कील होता है वो और मतलब कि टेटनस का कारण बनता है, वो और ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसी प्रकार जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कीलायु है, जो हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन छपता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल में कह रहा है सबसे, मतलब कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई है, इसका 3 गुना ऊंचाई है ये। तो ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, न कि पृथ्वी के बारे में कहा जा रहा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ही है ओलंपस मॉन्स, जो है कहाँ है, तो मंगल ग्रह पर स्थित है। कहता है कि किस ज्वालामुखी में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट मतलब कि कहा जाता है लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, किसे कहा जाता है, तो माउंट स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ है, तो अफ्रीका का। किलिमंजारो की ऊंचाई कितना है, तो 5, 8, 9, 5 इतना है। कितना है, 5895, 589, उसके बाद में 5, इतना इसका मीटर ऊंचाई है किलिमंजारो का। ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। मौना लोआ एक क्या है, तो मौना लोआ जो है एक सक्रिय है, मतलब कि एक्टिव ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है, तो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में। मतलब कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एब्रूस जो है, इसे इरेबस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो अंटार्कटिका ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ का माउंट एब्रूस है, ये इरेबस, यहाँ इसका नाम है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी थे, देवबंद और कोह सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपता है क्वेश्चन।
यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट और अफ्रीकन, ये सब प्लेट महाद्वीपीय ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि यहाँ जो क्या होता है कि इसमें ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। ये सब प्लेट जो होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो होता है ना, सब टेक्टो प्लेट है, एक दूसरे प्लेट है। ये सब प्लेट क्या होता है कि महाद्वीपीय ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आता है। कौन? तो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन और इंडियन प्लेट तथा ये सब किस में अंतर्गत आता है? तो ज्वालामुखी जो प्लेट है मतलब कि इसके अंतर्गत आता है। कहता है कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को, अरे ऊपर जो होता है कीप के आकार का जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिएटर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बनता है। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रेनियर, हुड और साइस्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो ये मिश्रित जो होता है ज्वालामुखी शंकु का जो आकार ये हो जाता है उसका ये उदाहरण है। कहता है कि अलास्का कभी किसका भाग था? ये रसिया का भाग था, जिसको अमेरिका के द्वारा बेच दिया गया, तो हाथों बेच दिया था अलास्का। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का इस पर अधिकार है। कहता है कि संयुक्त अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की, यह वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी प्री में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। आगे कह रहा है कि विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये एक्टिव ज्वालामुखी है। तो ऊंचाई पर ये कोटोपैक्सी, इसमें सर्वाधिक ऊंचाई पर यही ज्वालामुखी स्थित है, इक्वेडोर में पड़ता है। ये सक्रिय है, एक्टिव है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। तो कोटोपैक्सी 5,897 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मीटर अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहीं से पूछेगा कि सर्व सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। उसके बाद में रसिया का है क्लूचेस कवा जो होता है ये है 4,688 मीटर, ये छोड़ सकते हैं। वेंगरेल पर्वत जो है अलास्का में है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। कैमरून, इसको भी स्किप कर सकते हैं। इरेबस जो है अंटार्कटिका में है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में निरारागोंगो जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। इरियामना जो है ये मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ता है। एटना सिसिली इटली में पड़ता है, एटना इटली, ये एक्टिव है। माउंट बेकर ये भी एक्टिव है अमेरिका में। चिल्लन जो है ये चिल्ली में पड़ता है। ठीक है, माउंट नियारा मुरागिरा जो है ये कांगो में ही है, उस कांगो में ही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बिल्ला रिका जो चिली में पड़ता है। माउंट रूहा पेहू जो है न्यूजीलैंड में। पोरक है मैक्सिको में। ओसाका जो है ओसाका मतलब कि कहाँ का एक शहर भी है, तो ये जापान का ओसाका था, इसी का ओसाका। ठीक है, असामा ये जापान में हो गया। सेंट हेलेंस पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका के है, 2530 मीटर ऊंचाई है इसका। उसके बाद में बाद बाकी जो है इसमें से याद रखने वाला है 2-3 है, विशुबियस और किलायू और स्ट्राम्बोली। विशुबियस ये इटली में पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किलायू जो है अभी बताए थे हवाई द्वीप में सर्वाधिक मतलब कि क्या है सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, ये इसी के बारे में ना पढ़ाए हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जो सक्रिय यही है। उसके बाद में स्ट्राम्बोली, बोली में से क्या होता है? बोली जो होता है एक्टिव होता है, तो इटली में है, लिपारी द्वीप पर, भूमध्य सागर में। ठीक है, 925 मीटर ऊंचाई पर है, ये इसका ऊंचाई है। कहता है कि विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तभी बताए थे, कौन सा बताए थे? कोटोपैक्सी बताए थे ना। 5897 मीटर की ऊंचाई पर है ये, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है कोटोपैक्सी। ठीक है, ज्वालामुखी का कहता है मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? तो 4 भागों में। इसका कहता है कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, और अंतरा प्लेटीय जो ज्वालामुखी होता है, इंट्रा प्लेट जो वोल्केनिज्म होता है, ये तो 4 गो में बांटा गया है मेखलाबद्ध वर्गीकरण। कितने में? तो 4 में। कहता है कि क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सील्ड शंकु भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से इतना ही है बस, मतलब कि कौन सा एक्टिव है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इजी ही क्वेश्चन बनेगा, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। कहता है आगे जो मेरा टॉपिक है भूकंप और सुनामी है। तो भूकंप के प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाता है, फॉल्टिंग एंड जो कंट्रैक्शन जो हो जाता है, भ्रंश और संपीड़न की जो क्रिया होता है, इसके कारण भूकंप होता है। और कहता है कि समस्थानिक समायोजन या भू संतुलन जो होता है, आइसोटेनिक जो एडजस्टमेंट होता है उसके कारण होता है। प्रत्यास्थ जो रिबाउंड एक्शन होता है इसके कारण, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया जो होता है इसके कारण भी क्या होता है कि भूकंप होता है। सीधा समझो कि पृथ्वी के अंदर जब हलचल होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराता है, उसके बाद में जो रिबाउंड मतलब कि क्या करता है कि संतुलित होने के लिए इलास्टिक मतलब ये सब के कारण क्या होता है कि भूकंप का उत्पत्ति होता है। ठीक है, इसमें पी तरंग भूकंप का कितना होता है? तो पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होता है। सब सर्वाधिक जो खतरनाक होता है एल वेव्स होता है।
कहता है कि प्राथमिक और लंबवत तरंगे को मतलब कि क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक और जो लंबवत होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, ये पी तरंग ही होता है, पूछता है। इस तरंग क्या होता है, तो ट्रांसवर्स होता है यानी कि अनुप्रस्थ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। पी की गति सबसे कम होता है लेकिन तीव्रता सर्वाधिक होता है, किसका, मतलब कि एल तरंगों का जो कहता है कि गति कम होता है लेकिन इस गति कम धीरे धीरे और मतलब कि तीव्रता जो होता है इसका सर्वाधिक होता है रिक्टर पैमाना पर, जबकि पी तरंग जो प्राइमरी होता है इसका गति सर्वाधिक है लेकिन इसका तीव्रता जो होता है कम होता है, इससे कम नुकसान होता है। कहता है कि भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी जो है अक्टूबर 2007 में इसको मतलब कि प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है ये। कहता है कि पी तरंग ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में यानी कि प्राइमरी वेव्स जो है ठोस में तो गुजरता है, उसके बाद तरल में भी जा सकता है, लेकिन तरल में क्या होता है कि इसका गति जो होता है ये मंद हो जाता है। इसके बाद में कहता है कि भूकंप के मापने के लिए ये सिस्मोग्राफी का है। सिस्मो स्केल जो है इसमें 3 गो जो मुख्यतः स्केल होता है, इसमें ये रॉसी फेरल स्केल अगर कहीं दे दे कि रॉसी फेरल स्केल तो इसका भूकंप ही क्या तीव्रता ही मापा जाता है। इसमें मापक 1 से लेकर के 11 तक रखा गया था। मर्केली स्केल ये भी है इसी का, इसमें जो पैमाना था 1 से 12 और सबसे जो सूटेबल है जो सटीक जो है ये रिक्टर स्केल है। ये लघु गणिकीय मापक है। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 10 तक मतलब कि इसका रिक्टर होता है और प्रत्येक रिक्टर जो होता है इसमें पहले से लेकर के पिछला से लेकर के आगे का जो होता है, मान लिया जाए कि 5 हो गया और 6 हो गया, तो 5 में जो भूकंप का तीव्रता आएगा और 6 में जो आएगा तो ये जो 5 से जो 6 में आएगा इसका 10 गुना ज़्यादा मतलब कि 6 में इसका मतलब कि खतरनाक होता है। तो ये रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है। तो सर्वाधिक जो सटीक होता है रिक्टर स्केल होता है। और सबसे पहले जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, क्वेश्चन छपता है, उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भूकंप का केंद्र कहा जाता है, ईपी सेंटर उसको बोला जाता है, केंद्र भूकंपीय केंद्र हो गया। ठीक है। कहता है कि किस स्थान को विश्व का भूकंप की राजधानी कहा जाता है, मतलब कि एक स्थानीय है जिसको भूकंप की राजधानी कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया का पड़ता है पार्क फील्ड, इसमें हमेशा मतलब कि भूकंप आते रहता है। कहता है कि भूकंप के जो प्रकार रहता है प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है। छिछले केंद्र वाले भूकंप, मध्यम केंद्र, गहन केंद्र, पतालीय केंद्र, तो ये सब गहराई के अनुसार से कहा जाता है। तो छिछला हो जाता है 0 से 35 किलोमीटर, मध्यम होता है 35 से 70 से 100 किलोमीटर तक मतलब कि गहराई में जो आता है जो होता है उसमें मतलब कहता है मध्यम, और गहन केंद्र 100 से 350 किलोमीटर के अंदर जो होता है। पतालीय केंद्र वाले जो भूकंप होते हैं 350 से 700 किलोमीटर अंदर तक होता है, तो पताल में एकदम मतलब कि अंदर में मतलब कि ये होता है। कहता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 105 डिग्री 45 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो भूकंपीय मतलब कि सेस्मिक शैडो एरिया होता है। ये भूकंपीय अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर जो होता है 105 से 100 और 145 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा होता है, तो ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी जो होता है ये सबसे विस्तृत भूकंप का क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो प्रशांत महासागरीय जो तटीय पेटी है इसी को कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के प्लेट टेक्टोनिक जो होता है हैरी हैस के द्वारा दिया गया था, इसका सटीक विवरण बताया गया था। मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीपीय का कौन सा प्रदेश है भूकंप ग्रहणशील है, तो ये उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश होता है, उत्तर और पश्चिम का जो प्रदेश होता है इसमें काफ़ी मतलब कि संभावना होता है। कहता है पी तरंग, अच्छा ही बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। महाद्वीप है, ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स के बारे में कह रहा है, तो ये इस मैप को स्किप किया जाए, पता ही होगा कौन सा कहाँ है। एक बार देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचा दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ यूरोप हो गया और यहाँ क्या है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका नीचे हो गया। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम अनुक्रम क्या है, अवरोही मतलब कि घटते क्रम, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से कह रहा है महाद्वीपों का, ना कि किसी देश का कह रहा है। तो सबसे बड़ा जो होता है एशिया क्षेत्रफल के अनुसार से पढ़े होंगे, उसके बाद अफ्रीका। ठीक है, तब थर्ड में आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का क्रम होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपता है। सबसे बड़ा कौन, तो एशिया, सबसे छोटा कौन, ऑस्ट्रेलिया, सेकंड स्थान पर अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ जो हो गया कौन, तो दक्षिण अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा जो यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो एशिया का पूछ रहा है, ना कि विश्व का। एशिया का जो होता है तिरात जबी जो है इजराइल में पड़ता है, लगभग 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान।
और विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश मतलब कि कौन सा है, तो -45 डिग्री तापमान चला जाता है। ये साइबेरिया रूस में हो जाता है बर्फोयांश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है, तो ये एशिया ही है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। विश्व का सबसे गर्म स्थान जो डेथ वैली होता है किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में को कौन सी नहर विभाजित करती है, तो पनामा नहर जो है ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को विभाजित करने का काम करती है, पनामा नहर। ठीक है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, इन द्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो ओशनिया कहा जाता है। जो यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये सब इस ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र होता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो ओशनिया कहा जाता है। कह रहा है कि महाद्वीप एक दूसरे को कैसे पृथक हुए हैं, तो एक दूसरे से महाद्वीप कैसे पृथक हुए हैं, तो प्लेट विवर्तनी की टेक्टोनिक क्रिया से। कह रहा है कि किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, महाद्वीप की कह रहा है कि ये औसत ऊंचाई जो एवरेज ऊंचाई है सर्वाधिक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन छपता है श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप है। उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो यूरोप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप से होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्या है सर्वाधिक है। ठीक है, इसके आगे मतलब कहता है पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंज, वलन किस क्रिया के किस कारण होती है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण जो होता है। फोल्ड किस कारण होता है, वलन मतलब कि इसमें जो फोल्ड होता है पर्वतों में, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो लंबी पूछ रहा है। ठीक है, तो एंडीज जो है ये सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये ऊंचाई नहीं पूछ रहा है कि किसकी सर्वाधिक ऊंचाई है, लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज की। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचे जो पर्वत है इसके बारे में कह रहा है। तो ये इसका मतलब कि सबका हाइट इंपॉर्टेंट है, सारा का हाइट याद होना चाहिए क्योंकि हाइट भी पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट कितना है, तो 8848.86 मीटर इसका ऊंचाई है। नेपाल तिब्बत सीमा पर यह अवस्थित है। केटू जो पड़ता है पाक अधिकृत कश्मीर, यह भारत का ही है, इसको छोड़िए, पाक अधिकृत कश्मीर यह भारत ही मानिए, भारत में। ठीक है, केटू का है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा के 8586 मीटर, नेपाल भारत बॉर्डर पर है ये। लहोत्से है 8516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। मकालू है 8462 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर ही है। चेयोई जो है 8201 मीटर है, नेपाल। इसमें से केटू याद रखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, दूगो, मकालू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में धौलागिरी 8167 मीटर ये नेपाल में। उसके बाद में मनासलू जो है ये नेपाल में 8156 मीटर। ये 3-4 जो है, लेकिन इसमें से भी अगर पूछा जाता है तो केटू, कंचनजंगा और मतलब कि माउंट एवरेस्ट 3 जो ही है यहीं से क्वेश्चन छपेगा, बाद बाकी नीचे से क्वेश्चन नहीं छपेगा। ठीक है, कहता है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड में ये स्थित है। आल्प्स जो है दक्षिणी आल्प्स पूछ रहा है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और बताना है कमेंट में कि आल्प्स कहाँ स्थित है। कहता है कि विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियाँ नवीन मोरदार पर्वतों में है। मतलब कि नवीन जो मोरदार पर्वत है, अभी जो नवीन जो बना है, ये नवीन जो होता है इसमें मोरदार पर्वतों में अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ है इसी में होता है। कह रहा है कि व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है, तो बर्मीज और अराकान योमा जो होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अराकान योमा पूछा जाता है म्यांमार के सीमा पर, भारत और म्यांमार के सीमा पर अराकान योमा पर्वत। ठीक है, कह रहा है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है। देखो क्वेश्चन यहाँ बन गया ना, तब म्यांमार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है सभी महाद्वीपों का सर्वोच्च चोटी दिया हुआ है, तो सभी एशिया का कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। अभी देखे थे इसका ऊंचाई कितना, तो 8848.84 मीटर। किलीमंजारो का भी बताए थे, कितना बताए थे, 5, 8, 9, उसके बाद में 5, दोनों तरफ 5 और बीच में 8 और 9।
ठीक है। उसके बाद में कहता है कि उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, तो माउंट मतलब कि डेनाली है, इसको मैकिन्ले भी बोला जाता है। इसका 6194 मीटर इसका ऊंचाई होता है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, ये सर्वाधिक सेकेंड जो होता है विश्व में, मतलब कि सभी महाद्वीपों में दूसरा स्थान जो होता है इसी का आता है, माउंट एकांकागुआ के आता है। तो इसका ऊंचाई कितना होता है, तो इसका ऊंचाई है 6960, कितना 6960 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का माउंट इसको जो होता है इसका ऊंचाई बहुत ही कम है, कितना है, तो 22 मतलब कि इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2230 2230 मतलब कि 2230 है। उसके बाद में अंटार्कटिका का जो होता है विंसन जो मैसिफ होता है इसका ऊंचाई कितना है, तो विंसन मैसिफ का ऊंचाई है 48। उसके बाद में इसमें 92 यानी कि 4 का मतलब कि 2 4, उसके बाद में 8 9, ठीक है। कुछ भी ट्रिक लगाइए लेकिन ये याद होना चाहिए, कभी कभी इसका हाइट पूछ दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है, एक बार और देख लीजिए, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना हो गया 8848.84। किलीमंजारो का कितना हो गया 5895। उसके बाद में यूरोप का जो होता है माउंट एल्ब्रुस है, इसका कितना है, तो 5642। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का कितना हो गया माउंट डेनाली, जिसको मैकिन्ले भी बोला जाता है, तो ये कितना हो गया, तो 6194। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ तो 6960 यानी कि 6960। ऑस्ट्रेलिया का 2230 के इसको। उसके बाद में मैसिफ का 4892 4892, ठीक है। इसके आगे कह रहा है, कितना चोटी दिया हुआ है, माउंट टिटलस जो है कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित बनाता है, तो पिरेनीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्पेन और फ्रांस के बीच में मतलब कि पूछेगा कौन सा सीमा निर्धारण, तो पिरेनीज है ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं, तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है और एडिरोनडेक पर्वत जो है ये है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता कि विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियाँ, अबे यार इस सारा के कहाँ से, यहाँ से बताते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। कहता है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये कहाँ है, तो सर्वोच्च चोटी इसका एकांकागुआ है, पर्वत श्रृंखला में है, ये एकांकागुआ है। इसका रॉकी पर्वत का जो है ये माउंट एल्बर्ट जो इसका सर्वाधिक चोटी हो गया। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश का हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज का जो हो गया कि उसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत का जो हो गया माउंट विंसन मैसिफ हो गया, और तिएनशान श्रेणी का हो गया पीक पेवेडा हो गया। इसमें सारा मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक आध दो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कॉल्डेरा डी लॉस एंडीज एकांकागुआ हो गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया का माउंट विंसप हो गया, एटलस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जेवल जो टाउबकाल है ये हो गया। पश्चिमी घाट का मतलब कि भारत में, पश्चिमी भारत में ये अनाईमुडी सर्वाधिक ऊंची चोटी हो गया। उसके बाद में कहता है एल्ब्रुज जो श्रेणी जो हो गया ईरान में हो गया, इसका जो सर्वाधिक ऊंची चोटी देवबंद हो गया। स्कैंडिनेवियन रेंज का हो गया गॉड डिपेरजेन जो हो गया ये है। काकेस्कस श्रेणी का एल्ब्रुस है। एपेनाइन श्रेणी का इटली में, ये सब अल्पेशियन श्रेणी का माउंट मिशेल है। आल्प्स का माउंट ब्लैक है और मैक्सिको का है, ठीक है। इसमें से एक आधे दो है जो मतलब कि इंपॉर्टेंट है, सारा मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम। कॉल्डेरा डी लॉस एंडीज का जो सर्वाधिक हो एकांकागुआ हो गया, रॉकी का जो हो गया एल्बर्ट हो गया, और माउंट एवरेस्ट जो हिमालय काराकोरम हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, इसका मतलब कि पूछ रहा है कि सब पर्वत श्रेणी हो गया, इसका सर्वोच्च जो शिखर हो जाता है ये दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हैं ज़्यादा। कहता है कि वह अब कह रहा है आगे जो दिया है शुष्क प्रदेश मरुस्थल और घास भूमियाँ कह रहा है कि शुष्क प्रदेश, ठीक है। ड्राई एरिया डेजर्ट एंड जो होता है ग्रासलैंड्स जो है इसके बारे में है, ठीक है। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर से यहाँ कम वर्षा होती है तो मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल जो भारत में पड़ता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो सिकियांग प्रांत जो चीन में होता है यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोबी मरुस्थल क्वेश्चन छपता है कहाँ पर है, तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। शेरीर मरुस्थल कहाँ है, तो ये इजिप्ट यानी कि मिस्र में है। रेग मरुस्थल कहाँ है, तो अल्जीरिया में है, ये इंपॉर्टेंट है सब। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है,
दक्षिण एशिया का अमेरिका बोल दिए हैं। दक्षिण एशिया का जो है ये थार मरुस्थल वहीं है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो भारत में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या देखे हैं ना अभी। कहता है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। तो ये सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो लीबिया तथा न्यूबियन मरुस्थल इसी का, तो इसमें उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, अफ्रीका का है सहारा। मतलब कि सिम्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, एस्ट्रोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, जहाँ ग्रेट आ जाएगा सब ऑस्ट्रेलिया। कहता है कि नाफूद अहमद, रब अल खाली, ये इंपॉर्टेंट है, रब अल खाली सऊदी अरब में। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में इंपॉर्टेंट है। सोनोरन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर है। ये नामीब दोनों के बीच में, दोनों में पड़ता है। ये नामीब जो है ये नामीबिया में है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पड़ जाता है। ये सोमाली मरुस्थल सोमालिया में। अटाकामा चिली में इंपॉर्टेंट है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में। सब ज्योग्राफी में पूरा डटे रहता है, सारा याद करने वाला। इसमें दस्ते लूट जो होता है पूर्वी ईरान में पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दस्त कबीर जो पड़ता है ये दक्षिणी ईरान में पड़ जाता है। दस्ते लूट जो होता है, लूट जो है पूर्वी ईरान में और कबीर दक्षिणी ईरान में। मोजेब या मोहाबे, सियरा नेवेदा ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेंचुरा जो पड़ता है पेरू में। पेंटागोनिया पड़ता है अर्जेंटीना में। मरुस्थल स्थलखंड के कह रहा है कि मरुस्थल क्या है? तो स्थलखंड के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण और उच्च वायुदाब क्षेत्रों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कहता है कि पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अटाकामा जो है ये सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है, यानी कि ड्राई एरिया है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो नागफनी मरुस्थलीय बायोम की प्रमुख वनस्पति है। कह रहा है कि घास भूमियाँ जो है उस स्थानों पर उगती है जहाँ अधिक वर्षा नहीं होता है, ठीक है, और न ही मतलब कि वहाँ कम वर्षा होती है, ताकि कम भी वर्षा ना हो और जहाँ अधिक भी वर्षा ना हो वहाँ घास उगता है। अधिक वर्षा हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पेड़ पौधा का अधिक हो जाएगा, और कम होगा तो मरुस्थल भूमि मरुस्थल हो जाएगा। ताकि विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्टेपीज जो है कहाँ पड़ता है? तो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप का जो है ये स्टेपीज हो गया। वेल्ड सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। शीतोष्ण है, मतलब कि शीत और उष्ण, मतलब कि शीतोष्ण मतलब क्या हो गया? तो शीत और उष्ण मतलब कि दोनों, मतलब ठीक है, मतलब कि शीतोष्ण थोड़ा मतलब कि गर्म, और मतलब शीत उष्ण मतलब कि अधिक गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, इस दोनों के बीच क्या है? तो स्टेपीज कहाँ हो गया? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में। पूछता है कभी कभी तो ये यही पूछ देता है क्वेश्चन कि बताइए ये जो मतलब कि किसका घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण मतलब क्या कटिबंधीय है? तो कहता है स्टेपीज जो हो गया मध्य एशिया में, यूरोप में, पूर्वी यूरोप में। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज जो है हंगरी में। पंपास ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में होता है पंपास। कैंटरबरी जो होता है न्यूजीलैंड में। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में, इंपॉर्टेंट है ये। डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो कभी ये क्वेश्चन अब जो देता है 1 नंबर में नहीं, 3-4 देता है मिलाने के लिए, कौन सा सही मतलब कि किस देश का है जो सही है मिलान या मिलान का। और उष्ण कटिबंधीय में जो आता है ये लानोस हो जाता है वेनेजुएला में, कंपोस हो जाता है और सवाना हो जाता है। कहाँ? तो अफ्रीका में। लानोस हो गया वेनेजुएला में, कंपोस हो गया ब्राज़ील में, सवाना हो गया अफ्रीका में। तो ये जो 3 है उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि गर्म है, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। ये लानोस हो गया, कंपोस हो गया और सवाना हो गया। 3 इसमें बाद बाकी किस में? तो बाद बाकी जो शीतोष्ण में आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ क्वेश्चन आ गया। तो शीतोष्ण घास के मैदान के यूरेशिया में स्टेपीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार, सवाना फ्री में खाना, अफ्रीका में, ठीक है। कहता है कि दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहता है कि सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय है। सवाना बायोम की जो जलवायु है कैसा है? तो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। कहता है मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क और ये पर बता चुके हैं, ठीक है। कहता है कि आगे जो है ये कहता है कि घाटिया और पठार है, वैलीज एंड जो प्लेट्यू जो होता है ये है। कहता है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है?
तो औसत ऊंचाई इसका कितना है, क्वेश्चन छपता है 5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, तो गुंबद आकार जो होता है इसका उदाहरण है ये। संप्राय भूमि का मतलब कि भूमि मतलब कि गुंबद आकार पठार है, याद रखो, ठीक है। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो तिब्बत के पठार को। ये सब क्वेश्चन छपता है। कहता है कि स्वाता घाटी और गिलगिट घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियाँ है। ये किसका है, स्वात घाटी और गिलगिट, ये सब कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान की प्रमुख घाटियाँ है ये। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है, तो ग्रेट जहाँ आ गया क्या बताए थे, ऑस्ट्रेलिया में। कहता है बृहत बेसिन किस देश में स्थित है, तो बृहत जो है USA में। विश्व के प्रमुख जो पठार दिया है, पामीर या क्या तिब्बत का पठार, ये कहाँ पड़ता है, तो तिब्बत चीन में, ठीक है। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया का पठार तुर्की में, इंपॉर्टेंट है। सान पठार म्यांमार वर्मा पर, ठीक है। मध्य साइबेरिया पठार रसिया में। लीबियाई पठार लीबिया मिस्र में। कैलोरेडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिडमोंट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, इंपॉर्टेंट है। गुयना पठार वेनेजुएला, गुयना सूरीनाम फ्रेंच गुयना। मांटेग्रासो पठार ब्राज़ील में। मंगोलियाई पठार मंगोलिया और चीन में। पोतवार पठार पाकिस्तान में। मेसेटा पठार आइबेरियाई प्रायद्वीप स्पेन में पड़ता है। और अलास्का यूकॉन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में। एशिया माइनर का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, एशिया में यानी कि तुर्की में पड़ता है ये। एशिया माइनर का पठार कहाँ है, तो तुर्की में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉरेंसिया पठार ये कनाडा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। टकला मकान पठार ये चीन में, इंपॉर्टेंट है। मालवा पठार भारत में। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले की खान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। आदामावा का पठार नाइजीरिया में। लोयस पठार ये चीन में। चुम्बा घाटी से भारत, मतलब कह रहा है कि चुम्बा घाटी से भारत, सिक्किम, भूटान और चीन, तिब्बत, तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। चुम्बा घाटी से भारत में, मतलब कि चुम्बा जो घाटी है इससे किसका मतलब कि कहता है कि भारत, मतलब कि भारत यानी कि सिक्किम के, मतलब कि सिक्किम जो राज्य है इसका सीमा यानी कि भारत से भी हो गया। भूटान और चीन यानी कि तिब्बत जो है तो ये चीन का है। तिब्बत कभी स्वतंत्र था, ठीक है, लेकिन इस पर चीन का अधिकार कर लिया गया। तो तीनों देशों की सीमाएँ क्या है, किससे लगती है। आगे कह रहा है मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो अत्यधिक उष्णता के लिए यह प्रसिद्ध है। पंजशीर घाटी मतलब किस देश में स्थित है, तो पंजशीर जो होता है अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजशीर। इसी पर ना अभी जो तुर्क अब क्या था, पंजशीर मतलब कि घाटी जो है, इस मतलब कौन सा था ये, वहाँ का भी कौन सा तालिबानी का मतलब कि यहाँ मतलब कि कब्जा था ये सब पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी या भ्रंश घाटी का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो है डेथ वैली किसका उदाहरण है, तब रिफ्ट वैली का उदाहरण है ये। मृत घाटी भ्रंश घाटी के उदाहरण है सब। टेलर घाटी अवस्थित है, तो अंटार्कटिक में स्थित है, ठीक है। रजाव की घाटी किस देश में स्थित है, रजाव की घाटी किस कहाँ है, तो मिस्र में है। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन छपता है, तो अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश यानी कि यूगोस्लाविया में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंधी घाटी यूगोस्लाविया। लोड्स चैनल जो है तथा वालफेक्स घाटी ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ नुब्रा घाटी भारत में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 10 चोटियों की घाटी जो पड़ता है ये कहाँ है, तो कनाडा में। रोम्सडेलन घाटी ये नॉर्वे में पड़ता है। लॉटरबेरनन घाटी स्विट्जरलैंड में। इसमें नुब्रा घाटी याद रखो, 10 चोटियों की घाटी कनाडा में। उसके बाद में बता रहे हैं अराकू घाटी भारत आंध्र प्रदेश में। खुम्बू घाटी नेपाल में। गिजर की घाटी रसिया में। दामोदर घाटी भारत पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी को पश्चिम किसका सो कहा जाता है ना, उस पश्चिम बंगाल का। लैटिन घाटी इटली में। ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड में। स्पीति घाटी भारत में, हिमाचल प्रदेश में। स्पीति लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना। हुंजा घाटी पाकिस्तान में। वैले डे ला लूना घाटी ये चिली में पड़ता है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है, इंपॉर्टेंट है नीलम घाटी पाकिस्तान में। बराक घाटी जो पड़ता है ये भारत के असम में। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में। चितवन घाटी नेपाल में, इंपॉर्टेंट है। चितवन कहाँ है, तो नेपाल में, ठीक है। नुब्रा चुम्बा घाटी ये चीन तिब्बत भारत भूटान, अभी पीछे देखे थे ना चुम्बी घाटी का। या दून घाटी जो होता है भारत और उत्तराखंड। दून कहाँ है, तो उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून। इतना पेज है अभी, बहुत पेज है अभी। कितना देर का हो गया है, 43 मिनट। अच्छा भी पढ़ाते हैं।
कहता है कि देश और उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है, कहता है कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है। हम करे अर्जे, इक्स तुम गेर उठती कैप्स, इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कैस्पियन सागर से 5 मतलब कि देशों की सीमा स्पर्श करती है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रसिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। इजराइल की सीमाएं किन देशों को स्पर्श करती है। तो इजराइल के लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश जो स्थलबद्ध है, स्थल दक्षिण पूर्व एशिया का कह रहा है, तो लाओस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किस देश को, कौन सा देश सम्मिलित है। तो क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में बनता है, तो ये यही सब क्वेश्चन लगता है कि हमेशा बार बार रिपीट होता है। तो इसमें सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी, इरिट्रिया, ये सब किस में आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। एक कम विकसित ये सब देश है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। स्कैंडिनेवियाई जो कंट्री होता है इसमें आता है, देशों में आता है। तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब यूरोप का है। फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, ये सब देशों में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये पूछता है इसमें कौन सा नहीं आता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क को शामिल किया जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है ना, नगरी। कहता है भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में स्थित होने पर कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो ग्रीनलैंड जो है ये, इस पर किसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर। तो डेनमार्क मतलब इसका अधिकार है। भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में है, लेकिन इसका जो होता है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है ये ग्रीनलैंड। कहता है कि जिम्बाब्वे को किस पूर्व नाम से जाना जाता था। तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, किसको। तो जिम्बाब्वे को। कहता है कि रियो ग्रांडी जो रिवर होता है किन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। कहता है कि विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करता है, किसके बीच करता है। तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच। 38वीं समानांतर रेखा क्वेश्चन बनता है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है ये। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सुपर फास्ट डिवीजन है ये। सबके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। जो पढ़ चुका है इसको, जो जानता है थोड़ा बहुत, इसी के लिए वीडियो है ये। कहता है कि म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो म्यांमार को किसके नाम से था, बर्मा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। कहता है कि मलक्का जल संधि जो होता है मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, कौन सा। तो मलक्का जल संधि। कहता है कि मलेशिया को सुमात्रा जो द्वीप है, मलेशिया और सुमात्रा इसको अलग करती है तथा अंडमान सागर को किससे जोड़ता है। तो दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि छपेगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मतलब कि डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। डूरंड रेखा को कौन स्वीकार नहीं करता है। तो अफगानिस्तान कहता है कि हमको स्वीकार नहीं है। मैकमोहन किसके बीच है। तो भारत और चीन के बीच, ठीक है। 1914 में 700 मील लंबी है ये। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान 1947 में अभी देखे थे। हिंडेनबर्ग जो पूछता है जर्मनी और पोलैंड के बीच, बस इतना ही याद रखो, काफ़ी है। मैन रहीम जो होता है सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य, ठीक है। मैगिनोट अभी देखे हैं जर्मनी और फ्रांस। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुटेरा प्रश्न है ये, बनता नहीं है लेकिन बन जाता है तो बस हो जाता है। एक नंबर गायब। कहता है कि 24वीं समानांतर रेखा जो है कक्ष के पास है, जिसे पाकिस्तान भारत की सीमा को रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है, ठीक है। 24वीं समानांतर रेखा काहे भारत स्वीकार करेगा। कहता है कि 38वीं समानांतर उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच का है ये। 38वीं समानांतर अभी देखे थे ना। उसके बाद में 141 जो कहता है कि अलास्का और कनाडा की सीमा का रेखा का निर्धारण करता है। 49वीं समानांतर रेखा छपने वाला क्वेश्चन छपता है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। ओडरनीसे जो है ये मतलब कि देखो कभी कभी मतलब कि डाउट में रहता है ना कि मतलब कि 38वीं और 39वीं जो, और देखो दो क्वेश्चन जो है 38वीं जो है इसमें जो पूछता है सबसे बड़ा टेंशन रहता है इसमें कहाँ पर। तो 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है। तो 38 हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब कि 3 रेखा लिखते हैं। तो 3 कैसा होता है, उत्तरी कैसे लिखेंगे, उत्तरी जो लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, तो उत्तरी मतलब हो जाएगा। तो उत्तरी से मतलब कि बस ऑप्शन में रहता है कोरिया ही रहेगा, मतलब कि उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। और 49वीं जो होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, तो दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो 49वीं जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच हो गया। ओडरनीसे पूछता है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये स्थित होता है, इंपॉर्टेंट है ये।
और सिगफ्रायड, ये मतलब छोड़ो, ये सब यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे देखो, कहता है कि विश्व के प्रमुख नगर और उसके भौगोलिक जो उपनाम जो है, यहाँ देखो कहता है कि कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन छपता है। तो जापान को उगते हुए सूरज का देश या सूर्योदय के देश के रूप में। दक्षिण अफ्रीका की संसद कहाँ स्थित है, तो केप टाउन में। कंधार नगर कहाँ स्थित है, तो कंधार जो शैली होता है, कंधार शैली जो है ना एक तरफ से, तो कंधार जो है ये कहाँ है, गंधार शैली होता है, सॉरी, ये कंधार जो अफगानिस्तान में पड़ता है। आइसलैंड द्वीप जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है आइसलैंड द्वीप, कहाँ है, तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। सन सिटी अवस्थित है, तो सन सिटी कहाँ अवस्थित है, तो सन सिटी ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सन सिटी ऐसा नहीं कि जापान कर देना, एक नंबर गायब हो जाएगा। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है, तो जापान में स्थित है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो चंबा हिमाचल प्रदेश को जो खजियार जो जगह है उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का दूर द्वार कहा जाता है, तो इस्तांबुल को कहा जाता है पश्चिम का द्वार। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जीके में आ जाता है, मिसलेनियस वाला में जो होता है ये सब वहाँ भी देखने को मिलता है। मध्यरात्रि कहाँ दिखाई देता है, तो नार्वे, मतलब कि उत्तरी ध्रुव पर हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को क्या कहा जाता है, तो ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। किसे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों का वाटिका, अभी बताया ना, गार्डन ऑफ लेक्स, फिनलैंड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पक्षियों के महाद्वीप के रूप में किस महाद्वीप को, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो एबरडीन को कहा जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम का मतलब यूके का है ये, ठीक है। तो यूरोप के तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। विश्व के किस नगर को धूम्र नगर यानी कि स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है, तो शिकागो को, जो कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसी जगह गए हुए थे कौन, स्वामी विवेकानंद, विश्व धर्म सम्मेलन में। शिकागो का दुनिया का मांस मंडी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी जाती है, तो श्रीलंका को, यानी कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को किस देश के दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स अपनी मतलब कि नगर अपनी चौड़ी सड़क के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। कौन, तो दक्षिण ब्यूनस आयर्स जो होता है किस लिए, तो चौड़ी सड़कों के कारण किसका, तो दक्षिण अमेरिका का जो होता है ये पेरिस कहा जाता है। माल्टा किस द्वीप में स्थित है, देश में स्थित है, तो माल्टा किस सागर में स्थित है, सॉरी, तो यह भूमध्य सागर में स्थित है। अलास्का किस देश का भाग है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, पहले था ये रसिया का। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है, वेनिस जो है इटली, ये शहरों का शहर कहलाता है। कहता कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्विफ्ट मतलब कि स्वात घाटी को क्या कहा जाता था, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। 1 मिनट इस पेज को कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं, बस इसको देखिए। महत्वपूर्ण स्थलों का उपनाम जो होता है, कहता है कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो वेनिस यानी कि इटली को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी। इंपॉर्टेंट है। लौंग का द्वीप जो होता है जंजीबार को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। शाश्वत शहर यानी कि इंटरनल सिटी किसे, तो रोम को ही कहा जाता है। नील की नदी का वरदाना उपहार मिस्र को कहा जाता है। निषिद्ध शहर तिब्बत को कहा जाता है, मतलब कि निषिद्ध मतलब कि जहाँ अवरुद्ध हो जाता है जाना है ना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। यहाँ काफ़ी अधिक जाकर के नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है। नदियों का बांग्लादेश, नहरों का पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। स्काई काफ़ी ऊंची ऊंची मतलब कि यहाँ बिल्डिंग न्यूयॉर्क मतलब कि अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का कटोरा क्यूबा को। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को। उगते सूरज का देश जापान को। मध्यरात्रि में नॉर्वे, ठीक है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश ये म्यांमार को कहा जाता है। कंगारुआ का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छपता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को। मोतियों का द्वीप किसे, तो बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। संसार की छत किसे, अभी देखे थे ना तिब्बत के पठार को। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, कौन सा देश को, तो तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किसे, तो बेल्जियम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोप के खेल का मैदान किसके, तो स्विट्जरलैंड को। स्वर्णिम मीनारों वाला नहर शहर किसे कहा जाता है, तो ऑक्सफोर्ड को। चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को,
कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है पीली नदी किसको, तो वांगो नदी को। कहता है विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है, तो प्रियरीज को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रियरीज उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।